अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका वेरी फर्स्ट लेसन द डाइंग सन, जो कि आपकी बुक 1 के पार्ट 1 का हिस्सा है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपका जो सिलेबस है सेकंड ईयर का फुली उसको डिस्कस किया, और मैंने आपको ये क्लियर किया कि जो आपका फैसलाबाद बोर्ड है उसका पेपर पैटर्न क्या होता है, आपको किस हिसाब से वहाँ पर क्वेश्चनिंग होगी। और उसके बाद मैंने लिटरेचर क्या होता है उसको बयान किया, और हमारी जो वेरी लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपका जो फर्स्ट लेसन है द डाइंग सन, इसकी समरी को टच किया और आपको बताया कि इसकी समरी में क्या चीज़ मौजूद है। तो आज से हम इसकी कंप्लीट जो टेक्स्ट है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो टेक्स्ट को पढ़ते हुए बेटा जो भी आपके सिनोनिम्स आपको मैं वर्बली बोलूं तो ये आपको माइंड में रहना ये बहुत ही मुश्किल होगा, तो मैं आपकी आसानी के लिए उन सिनोनिम्स को यहाँ पर लिखूँगा। तो आपने जब ये लेक्चर सुनना है तो आपके पास बुक मौजूद हो, ताकि जो भी यहाँ पर सिनोनिम्स लिखे जाएं वो आप अपने अलग से रजिस्टर पर या बुक पर नोट कर लें। तो मैं एक चीज़ और दोबारा रिवाइज़ कर दूं कि जो ये आपकी बुक है बुक 1, जिसमें आपके 10 मॉडर्न प्रोज़ हैं और 5 आपके हीरोज़ हैं। तो जो आपके 10 मॉडर्न प्रोज़ हैं उसका ये फर्स्ट आपका लेसन है द डाइंग सन, जो कि हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे आज से। तो सबसे पहले मैं आपको इस लेसन का जो टाइटल है द डाइंग सन उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बेटा जो देखें द डाइंग सन, डाइंग बोलते हैं ख़त्म होना, गरूब होना, मुरझा जाना, टूट फूट का शिकार हो जाना। इसका टाइटल जो है वो ये मीनिंग हमें दे रहा है। डाइंग मीन एंडिंग, फिनिशिंग, स्प्लिटिंग, शैटरिंग, सीजिंग, डिस्ट्रॉइंग। जो कि इन मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है कि डाइंग का मतलब क्या यहाँ पर आएगा कि ख़त्म होता हुआ सूरज, या फिर टूट फूट का एक शिकार सूरज, या फिर ग़रूब होता हुआ सूरज, मुरझाता हुआ सूरज। जो आपका ये लेसन का टाइटल है द डाइंग सन, इसका मीनिंग है ख़त्म होता हुआ सूरज। तो बेटा इसी में से एक ग्रामेटिकली पॉइंट है, ये देखें कि आपका जो दा है ये किस ग्रामेटिकली किस कैटेगरी में आता है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल के, इंग्लिश में जो आर्टिकल हैं उनके बारे में आपको पहले से आइडिया होगा। जो आर्टिकल हैं वो 2 काइंड्स के होते हैं, एक तो आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा आपका होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो दा आपका है, जिसको दी भी प्रोनाउंस करते हैं, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पर डाइंग सन से पहले आपका दा का इस्तेमाल क्यों हुआ है। बेटा ये देख लें कि जो आपका सन है सूरज, ये आपका एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। ये क्या आपका नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि जब भी आपका कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले आपका जो डेफिनेट आर्टिकल दा लाजमी आएगा। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में जिस तरह आपका यहाँ पर सन है, मून, स्टार्स, माउंटेन्स एक्स्ट्रा। बेटा जितने भी आपके नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे पहले आपका आर्टिकल जो दा है वो लाजमी यूज़ होगा। तो जिसमें यहाँ पर आपका जो लेसन है सन, ये आपका एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, इससे पहले उसने लाजमी यहाँ पर दा का इस्तेमाल किया है। तो जितने भी आपके नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे पहले आपका दा का इस्तेमाल लाजमी आएगा। तो अब हम इस लेसन की जो
टेक्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो ये आपका ऐसे है, जो आपका ये लेसन है, इसके राइटर कौन है। बेटा इसके जो राइटर है वो है सर हॉपवुड जेम्स जीन्स, जो कि क्या थे, ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर एंड अ फिजिस्ट। बेटा उनकी ये जो उनका जो ये ऐसे है, जो कि आपका एक कंप्लीट साइंटिफिकली जो एक थ्योरी है उस बेस पर ऐसे आपका दिया गया है, जिसको मैंने वाज़े करते हुए ये बताया था कि ये जो ये आपका ऐसे है, ये ऐसे आपका कौन सा है। तो आपका जो राइटर है सर हॉपवुड जीन्स, मैंने ये बताया था कि ये फॉलोअर हैं बिग बैंग थ्योरी के, बिग बैंग थ्योरी। तो ये एक बिग बैंग थ्योरी के फॉलोअर हैं जिन्होंने अपने इस लेसन में मुकम्मल उस थ्योरी को बयान किया है कि उस बिग बैंग थ्योरी के वाक़या होने के बाद जो था वो कौन कौन सी चीज़ वजूद में आई, और जो उस वजूद में आने के बाद कौन कौन सी चीज़ जो है वो किस लिहाज से कहाँ पर किस तरह मौजूद है। तो अब हम आपका जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। बेटा जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट पेज, द डाइंग सन, और इसके राइटर हैं सर जेम्स जीन्स। तो फर्स्ट लाइन इसमें राइटर जो है वो स्टार्ट करते हैं कि अ फ्यू स्टार्स आर नाउन, जो कुछ सितारे हैं उनके बारे में मालूम हुआ है, विच आर हार्डली बिगर, जो कि बमुश्किल बड़े हैं, दैन द अर्थ, ज़मीन के मुकाबला में। बेटा मैंने इस फर्स्ट आपकी टेक्स्ट लाइन को यहाँ वाइट बोर्ड पर लिखा है। यहाँ से मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा ग्रामेटिकली और कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स भी। बेटा देखिएगा, राइटर कहता है अ फ्यू स्टार्स आर नाउन विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ। बेटा यहाँ पर अ फ्यू मीन क्या आएगा, अ फ्यू मीन सम, लिटल, minority of, a few means some, little, minority of, यानी कि कुछ सितारे। a few stars, कुछ सितारे, are known, उनके बारे में मालूम हुआ है। known मीन क्या आएगा, a few stars are known mean a few stars are acknowledged, a few stars are famous, a few stars are recognized। तो a few stars are well known, या फिर एडमिटेड। बेटा जो सारे ये सिनोनिम्स हैं ये मीनिंग है आपका नाउन का। अ फ्यू स्टार्स आर वेल नाउन, जो कुछ सितारे हैं उनके बारे में मालूम हुआ है, विच जो कि आर हार्डली, जो कि बमुश्किल बड़े हैं, हार्डली मीन विद डिफ़िकल्ट, विद डिफ़िकल्ट, या फिर जस्ट, या फिर बेयरली, BARELY, या फिर स्कैर्सली, बमुश्किल। अ फ्यू स्टार्स आर नाउन, कुछ सितारों के बारे में मालूम हुआ है, विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ, जो कि बमुश्किल ज़मीन के मुकाबले में बड़े हैं। यहाँ पर वर्ड हुआ यूज दैन। बट इस सेंटेंस को एक बार फिर गौर से अब देखिएगा। अ फ्यू स्टार्स, कुछ सितारे, आर नाउन, जिनके बारे में मालूम हुआ है। बेटा यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है विच। अब हम देखते हैं कि जो आपका विच है वो ग्रामेटिकली है क्या। अब गौर कीजिएगा, विच आर हार्डली, जो के हैं बमुश्किल, मतलब क्या है, जो विच है वो यहाँ पर यूज हो रहा है स्टार्स के लिए। जो विच है वो यूज हो रहा है आपके स्टार्स के लिए।
तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, हम उसको बोलते हैं अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो विच है वो प्रोनाउन की किस कैटेगरी में आता है? बेटा जो आपका विच है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देखें और एग्जांपल्स देखें तो फिर आपको इस सेंटेंस में जो विच है वो क्यों इस्तेमाल किया गया है उसका इस्तेमाल वाज़ेह हो जाएगा। बेटा जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड in the middle of a sentence to join two different sentences by denoting at the antecedent। बेटा जो ये डेफिनेशन है ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि आपके किसी भी जुमले के बिल्कुल दरमियान में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस। तो इसकी एग्जांपल बेटा देखिएगा, आई मेट अ मैन whom I don't know, या फिर I saw a beggar who was blind। बेटा जो ये दो एग्जाम्पल्स हैं गौर कीजिएगा, आई मेट आ मैन, मैं एक शख्स से मिला, होम आई डोंट नो, जिसको मैं नहीं जानता था। तो यहाँ पर जो वर्ड आपका होम है ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट सेंटेंस का जो हिस्सा है उसको और लास्ट सेंटेंस के हिस्से को आपस में मिला रहा है। तो एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल हो और वो पहले वाले जुमले का ताल्लुक दूसरे वाले जुमले से शो करे, उसको हम बोलते हैं आपका रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखिएगा सेकंड एग्जांपल, आई सॉ अ बैगर, मैंने एक मांगने वाले को देखा, हु वाज ब्लाइंड, जो कि अंधा था। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस का हिस्सा है वो सेकंड सेंटेंस के हिस्से को आपस में एक मिलाने वाला वर्ड है हु, जो कि दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह आपका होम है, हु है और यहाँ पर आपका विच का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं इसको मज़ीद आपके लिए सिंप्लीफाई करूँ तो बेटा समझें, इसको गौर से देखें। अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है, हु से पहले वाला जो हिस्सा है ये आपका है मेन क्लॉज, ये आपकी मेन क्लॉज है, और जो ये वाली आपकी क्लॉज है ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बेटा जी आपका जो ये सेकंड पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको अपना मीनिंग देने के लिए पहले वाले हिस्से पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दो जुमलों का ताल्लुक आपस में शो करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देख लें, जो आपकी मेन क्लॉज है इसके बगैर सेकंड क्लॉज अपना मुकम्मल मीनिंग नहीं देगी। तो सेकंड क्लॉज जो कि सबऑर्डिनेट आपकी क्लॉज है, एक इसका ताल्लुक
मेन क्लॉज से शो करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो उसको हम बोलते हैं आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो होम यहाँ पर आई मेट अ मैन, होम आई डोंट नो, तो यहाँ पर होम आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आई सा अ बैगर हु वाज ब्लाइंड, यहाँ पर हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसी तरह आपका जो टेक्स्ट का सेंटेंस है, अ फ्यू स्टार्स आर नाउन, कुछ सितारों के बारे में मालूम हुआ है, विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ, जो कि बमुश्किल बड़े हैं ज़मीन के मुकाबला में। तो यहाँ पर विच आपका क्या है, ये ग्रामेटिकली आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। बेटा यहाँ पर देख लीजिए एक और वर्ड है देन। बेटा दो वर्ड होते हैं इस्तेमाल इंग्लिश में, एक देन और एक देन। बेटा जो देन है हम इसको यूज करते हैं टाइम के लिए, टाइम मीन पीरियड। जब भी देन का इस्तेमाल इंग्लिश में होगा तो ये वक्त के लिए होगा, और जो देन का जब भी इस्तेमाल होगा ये कंपैरिजन के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। किसी भी चीज़ से कंपेयर करने के लिए किसी भी चीज़ को वहाँ पर हम देन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ, जो कि वो सितारे बमुश्किल ज़मीन के मुकाबला में बड़े हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है उसमें दो ग्रामेटिकल पॉइंट हमने देखे कि जो विच आपका है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं उसकी हमने एग्जांपल्स देखी, और जो देन है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो इसके बाद हम आगे आपका मज़ीद टेक्स्ट देखते हैं। मैडम मैं फर्स्ट लाइन रिवाइज कर रहा हूँ। अ फ्यू स्टार्स आर नाउन, कुछ सितारों के बारे में मालूम हुआ है, विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ, जो कि ज़मीन के मुकाबले में बहुत मुश्किल ही से बड़े हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन उनमें बहुत सारे जो हैं सितारे वो काफ़ी बड़े हैं। मोस्ट ऑफ मीन मोस्टली, मोस्ट ऑफ का मतलब क्या आएगा, मोस्टली, ज्यादातर। मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लार्ज मीन बिग, ह्यूज, ग्रेट, immense, enormous, या फिर एलिफेंटिक, गाइगेंटिक। बेटा जो आपका ये वर्ड है एलिफेंटिक, ये एक एनिमल एलिफेंट क्या होता है, वो साइज में बहुत बड़ा होता है, तो ये वहाँ से ड्राइव्ड है। एलिफेंटिक मीन बहुत बड़ा। तो ये सारे सिनोनिम्स किसके हैं, ये आपका जो वर्ड है लार्ज। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन उनमें कुछ जो हैं वो बहुत बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच, कि क्या होता है कि हज़ारों जो ज़मीनें हैं वो हर सितारे के अंदर समा सकती हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड, बट पैक्ड मीन इनक्लोज्ड, या फिर लॉक इन, या फिर पुट इनसाइड, कि जो हज़ारों की तादाद में ज़मीनें हैं वो उन सितारों में समा सकती हैं। बेटा वो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर एक सितारा इतना बड़ा है, उसके कंपैरिजन में हमारी जो ज़मीन है उसका जो साइज़ है वो इस डॉट के इक्वल है, कि ऐसी लाखों जो ज़मीनें हैं वो एक सितारे के अंदर समा सकती हैं। एंड लीव रूम टू स्पेयर, उसके बाद भी क्या होगा, उसके बाद भी वहाँ पर खाली जगह और ज़मीनों के लिए बच जाएगी। लीव रूम मीन, तो यहाँ पर रूम का मतलब आएगा स्पेस, और स्पेयर मीन क्या आएगा, फ्री या फिर एक्स्ट्रा। तो और ज़मीनों के लिए जगह भी वहाँ पर बचती है। आगे देखें, हेयर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार, हम अपने वो कह रहा है इर्द गिर्द देखें, हम इधर उधर देखें तो हम एक बहुत बड़ा सितारा जो है वो
देखते हैं। बेटा इमेंस मीन हमने यहाँ पर देखा बिग, ह्यूज, ग्रेट, इमेंस, ये सारे इसी मीनिंग में आएंगे, बड़ा, इमेंस। बहुत बड़ा सितारा देखते हैं, लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ। तो वो इतना बड़ा होता है कि वो क्या होते हैं, वो अपने अंदर लाखों ज़मीनें लिए होता है। बड़ा कंटेन मीन यहां पर आएगा होल्ड, टेक, ग्रिप। तो वो कहता है कि जो एक सितारा है वो इतना बड़ा होता है कि वो अपने अंदर लाखों ज़मीनें लिए होता है। मतलब क्या है कि वो अपने हुज्म में, जो हमारा घर है, जो हमारा जो ये अर्थ हमारी है, वो ऐसे कई घर जो है वो अपने अंदर लिए होता है। बट आगे देखते हैं, इसके बाद वाली बेटा लाइन है एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स। तो यहां पर वो बात कर रहे हैं सितारों की। एंड द टोटल नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, और कायनात में मौजूद जो तमाम सितारे हैं उनकी तादाद इज प्रोबेबली, वो शायद मीन मे बी। द वर्ड प्रोबेबली मीन मे बी। समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स, प्रोबेबली शायद उनकी जो तादाद है, द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, वो रेत के ज़रात की तादाद के बराबर है, ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बेटा राइटर इस लाइन में ये कह रहा है कि जो आसमान में मौजूद तारे हैं, अगर हम उनकी काउंटिंग करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें दुनिया में मौजूद जितने भी साहल हैं, जितने भी सी शोर हैं, जितने भी बीचीज़ हैं, हमें वहाँ पर मौजूद जो रेत है, उन रेत के जो ज़रात हैं, अगर हम उनको काउंट करेंगे तो इतनी नंबरिंग ही बनती है सितारों की। मतलब क्या है, जो सितारे हैं वो भी अनकाउंटेबल हैं और जो रेत के ज़रात हैं वो भी क्या हैं, अनकाउंटेबल। मतलब कि वो क्या है, वो अनलिमिटेड हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा इसी लाइन को दोबारा देखें, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली, और जो टोटल नंबरिंग है तारों की शायद समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स। बेटा ग्रेन्स मीन्स ज़रात, स्पेक्स, डॉट्स, फ्रेगमेंट। बेटा आपने वर्ड पढ़ा होगा फ्रेगमेंटेशन, तो वहां से लफ्ज़ है फ्रेगमेंट, पीसीस, रेत के ज़रात। ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। बेटा जो ये आपका सेंटेंस है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी निकलता है, वो क्या है, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। अगर हम देखें जो आपका क्वेश्चन बनता है, बेटा जो आपके लेसन के एंड पर आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो तो आपको वहाँ से क्वेश्चनिंग डेफिनेटली एग्जामिनर करेगा, लेकिन उसके अलावा वो आपसे कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी करता है। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो 60 to 65% जो है वो आपको लेसन के एंड पर दिए गए क्वेश्चंस में से क्वेश्चनिंग करेगा, और 40 to 45% जो आपकी क्वेश्चनिंग होगी वो एडिशनल क्वेश्चंस में से होगी, जो कि आपकी समरी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चंस को भी डीपली और बार बार रिवाइज किया होगा, उसको अंदाज़ा होगा कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन किस तरह पूछता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर क्वेश्चनिंग होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सेम क्वेश्चन उठाए यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दे। बेटा वो अपनी वर्डिंग को मोल्ड करता रहता है। तो आपने क्वेश्चन जो है उसकी सेंस को समझकर आपने अपना आंसर देना होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द नंबर्स ऑफ स्टार्स, what are the numbers of stars in the universe।
कायनात में मौजूद जो सितारे हैं उनकी तादाद क्या है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो हमने आपकी लाइन पढ़ी, वही बेटा इसका आंसर है। क्या कि जो नंबरिंग है सितारों की इज़ प्रोबेबली इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑफ ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका लास्ट सेंटेंस, सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम। जो हमारा घर है वो इतना छोटा है। बेटा जो वर्ड आपके लिटलनेस मीन स्मॉल, लिटलनेस मीन बेटा जो यहाँ पर आपका वर्ड यूज हुआ है होम, तो यहाँ पर जो राइटर है वो होम यूज कर रहा है अर्थ के लिए, कि जो हमारी ज़मीन है वो इतनी छोटी है इन स्पेस। स्पेस मीन खला में। तो स्पेस क्या होता है बेटा? स्पेस क्या है? स्पेस क्या है? एन इमेंस वैक्यूम, एन इमेंस वैक्यूम बियॉन्ड द स्टार्स which is very cold and dark। बेटा कायनात में मौजूद जो सितारे हैं, तो यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि स्पेस क्या है, खला क्या है, एन इमेंस वैक्यूम बियॉन्ड द स्टार्स। सितारों से आगे जो आसमान में मौजूद है वो, उसको कह रहा है कि वो स्पेस है। वो क्या है? विच इज़ वेरी कोल्ड, जो कि बहुत ही सर्द है, एंड डार्क और स्याह तारीख है। तो वो उसको कह रहा है कि जो स्पेस है, अगर हम उसका कंपैरिजन करें हमारे होम से, हमारी ज़मीन से, तो हमारी ज़मीन बहुत ही छोटी है। व्हेन मेयर्ड, जब हम उसकी पैमाइश करते हैं हमारे घर की, मेयर्ड मीन बेटा एक वर्ड है गेज, GAUGE, आपने सुना होगा लफ्ज़ गेज। गेज क्या है बेटा? एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। वो कह रहा है व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो कायनात का जो साइज़ है, जो कायनात का हुजम है, अगर हम उस हुजम से कंपैरिजन करें हमारी इस ज़मीन का, तो हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही छोटी है। तो बेटा आज हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमने कंप्लीट किया। मैंने बेटा बहुत ही डिटेल से आपको कोशिश की समझाने की, जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स और कुछ ग्रामेटिकली पॉइंट्स हैं उनको बताने की कोशिश की। तो जब आप इस लेक्चर को सुने तो आपके पास अलग से आपका रजिस्टर मौजूद हो जिस पर आप सिनोनिम्स, ग्रामेटिकली पॉइंट्स और जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो आप उसको नोट कर सकें। तो बेटा नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में आपका सेकंड पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।